माँ कात्यायनी का आशीर्वाद, माँ संतोषी माता का आशीर्वाद और माँ योग माया जैसी देवियों के आशीर्वाद से ये शहर लगातार फल फूल रहा है। देश की राजधानी अपनी गरिमा बनाने में सदैव कामयाब रही है, जबकि बीते वर्षों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार, छोटी मानसिकता, वोट बैंक की मानसिकता वाले लोग यहां शासन कर रहे थे और उस समय दिल्ली ने बुरा दौर भी देखा, परंतु दिल्ली आज एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि धरातल पर परिणाम देती हैं। जहां शासन केवल व्यवस्था में नहीं है बल्कि विश्वास का माध्यम बनता है, जहां विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखाई देता है। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की गति के साथ में आगे बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। कल हमने सदन पटल पे इकोनॉमिक सर्वे रखा था और इकोनॉमिक सर्वे यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है, परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और फ्री बीज जैसी संस्कृतियां, जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही, उसके कारण से वर्ष 2021-22, 23-24 और 24-25 में विकास दर प्रभावित रही। इस बीच बहुत सारे दिल्ली के उद्यमी, स्टार्टअप से जुड़े लोग, हाई स्किल मैन पावर दिल्ली से दूर हुई और इसी कारण से 2018 से लेकर 2024 के बीच अपने राजस्व में गिरावट भी आई। प्रति व्यक्ति आय इन वर्षों में जिनका जिक्र मैंने किया, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्थिर रही लगभग, और दिल्ली का जीएसडीपी 2024-25 में 8.9% की वृद्धि के साथ 12.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 25-26 में यह 9.4 की दर से बढ़ करके 13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। ये हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली की भागीदारी वर्ष 2024-25 में 3.67% से बढ़कर 25-26 में 3.72% होने का अनुमान है। ये भी बढ़ोतरी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, और वर्ष 25-26 में ये 5.3 लाख तक जाने की संभावना है। आज दिल्ली राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के रिवाइज बजट एस्टीमेट में 99,310 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखती हूं। इसमें से 66,710 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और 32,600 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रस्तावित है। ये पिछला बता रही हूँ भाई, अभी 41,500 करोड़ और 57,810 करोड़ क्रमशः एस्टेब्लिशमेंट एंड अन्य
कमिटेड एक्सपेंडिचर तथा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट में प्रस्तावित है। महोदय, वर्ष 25-26 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान हेतु 6,514.58 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि उक्त पूरक अनुदान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए, आप सबको ध्यान है, हमने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया था और 1 दशक तक दिल्ली में लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता, दिल्ली की डेवलपमेंट में खर्च होता, वो मात्र 7,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के दायरे में सीमित रहा वर्षों तक। और ये कभी भी इस शहर के लिए पर्याप्त नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमने इस ट्रेंड को तोड़ा और 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन हमने बढ़ाकर 28,115 करोड़ किया था, जो कि वर्ष 24-25 के मुकाबले वर्ष 24-25 में था 11,485 करोड़। हमने 25-26 में 28,115 करोड़ किया। ये 145% का इजाफा था, ऐतिहासिक छलांग थी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से हमने किया। और ये परिवर्तन दिल्ली के लिए जो हो पाया, उसका कारण केवल और केवल दिल्ली में हमें केंद्र सरकार के माध्यम से जो सहयोग मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व मिला, जो आदरणीय गृह मंत्री जी का साथ मिला, इस सब के कारण आज दिल्ली केंद्र की इस हैंड होल्डिंग के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है और आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए, पिछली बार से भी ज़्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। और इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से होगा, 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगा, 3,931 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा। और हम इस वर्ष 16,700 करोड़ रुपए ब्याज लेंगे, बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर, और 2,570 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा। और शासकीय योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए हमें केंद्र से मिलने की आशा है और बाकी की शेष राशि ओपनिंग बैलेंस और अन्य कैपिटल रेवेन्यू से आएगी। और इस बजट में भी हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का
अनुमान है जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज़्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की ज़रूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, ये जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 फोकस एरिया रखे हैं, जिसका ब्यौरा मैं सेक्टर वाइज आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मंत्र दिया है वो 4S, 4 प्रकार के S की बात उन्होंने की है। स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल। इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया, जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे। कंधे के साथ कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली। दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार इतिहास में एमसीडी को दिल्ली सरकार द्वारा 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने किया है, जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। और इसी तरीके से एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी हमने 146 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। सभी एजेंसीज काम करेंगी तो ये ट्रिपल इंजन, ट्रिपल गति के द्वारा दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली शहर कई संस्कृतियों का और शहरों का मेल्टिंग पॉइंट है, जहां एक और करोल बाग की, सदर बाजार की चहल पहल ये शहर रोजाना देखता है, तो दूसरी ओर 12 खंबा की गगनचुंबी इमारतों को हमारा रोजाना का ध्यान जाता है। हमारा लक्ष्य है फ्लोलेस कनेक्टिविटी, क्लाइमेट कॉरिडोर्स और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें। मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव करती हूँ। महोदय, दिल्ली का विकास यमुना पार के विकास के बिना असंभव है। पिछली सरकारों ने यमुना पार के विकास की अनदेखी की। हमने वर्ष 25-26 में ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड को फिर से क्रियाशील किया और 26-27 में यमुना पार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का बजट पहले फेज में रखा है और यमुना पार में वहाँ की सड़कें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसका प्रयास किया है। और इसी प्रकार
इसी प्रकार अनाधिकृत कॉलोनियां जो हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही, इस अनाधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइटों के लिए हमने 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिल्ली केवल मेट्रो शहर नहीं है अध्यक्ष जी, इनकी आत्मा गांवों में बसती है। और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए हमने 787 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए किया है। दिल्ली केवल ऊपरी तौर पे विकसित नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत होनी चाहिए। दिल्ली का हर कोना विकसित होना चाहिए, इसलिए हमने हर सेक्टर के लिए यहाँ पे बजट का प्रावधान किया है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी हमने 960 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव मैं आज इस हाउस के समक्ष करना चाहती हूँ। दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, डस्ट फ्री करने के लिए, पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली में हमारी सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें से 400 किलोमीटर पिछले साल हमने बनाई थी, और इस साल हमने टारगेट लिया है 750 किलोमीटर सड़कों को एंड टू एंड कारपेटिंग करने का, ताकि दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री हो, धूल ना उड़े। और इसके लिए हम 1392 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। एमसीडी को जो फंड मैंने पहले बताया है, उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से सड़कों के विकास के लिए दिया जाएगा। हमने इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे वो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया है या नॉन कन्फर्मिंग, दोनों प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए इस साल पहली बार 160 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया है। दोनों क्षेत्रों में पहली बार किसी सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने की पहल की है और इतना बड़ा बजट रखा गया है। दिल्ली में हमने देखा जगह जगह पे फुटओवर ब्रिज की जरूरत दिखाई देती है। बहुत सारे फुटओवर ब्रिज इस साल भी हमने शुरू किए हैं, परंतु अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 25 करोड़ रुपए रखे हैं दिल्ली में अलग अलग जगह पे फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए। अनेकों योजनाएं जिस पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। आपको ध्यान होगा बारापुला का कॉरिडोर पिछली सरकार के समय में 2016 से शुरू हुआ, पर 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो आम आदमी पार्टी की, पर हमने, हमारी सरकार ने आने के बाद इस बारापुला कॉरिडोर पे काम किया। इसकी पुरानी जो परमिशन अटकी हुई थी, जो लैंड एक्वायर करनी थी, वो सारे काम किए। इसमें 1650 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जो गैप फंडिंग है, इस साल हम 210 करोड़ रुपए इसमें दे करके जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार, सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी हमने मंजूरी दी है और इसकी लागत 371 करोड़ रुपए है, जिसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल किया। ये साउथ दिल्ली वाले कौन है भाई, तो ताली कम आ रही है। इसके अतिरिक्त मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना को भी हमने स्वीकृति दी है। नजफगढ़ नाला जो दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है, उसके दोनों तरफ 2-2 लेन की सड़क बनाने के लिए हमने 454 करोड़ रुपए इस साल के बजट में दिए हैं, ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली में डस्ट फ्री माहौल एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट रहेगी और बहुत सारे उससे जुड़े हुए गांव देहातों को, एरिया को इससे लाभ मिलने वाला है। साथ में अध्यक्ष जी, बहुत समय से लंबित निम्नलिखित प्रोजेक्ट को भी हमारी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगी,
आजादपुर से त्रिपोलिया गेट इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर, घंटाघर स्टेशन से इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, यमुना विहार से भजनपुरा इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, साकेत जी मेट्रो स्टेशन से 6 लेन का अंडरपास, एमबी रोड से एलबीएस मार्ग तक 2 लेन का अंडरपास का काम, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से एमबी रोड तक फ्लाईओवर तक 2 लेन का एलिवेटेड रैंप बनाने का काम, एशियन मार्केट बत्रा अस्पताल तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर डबल डेकर सिस्टम के साथ बनाने का काम, मां आनंदमयी तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर बनाने का काम। ये सारे प्रोजेक्ट जो कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के लागत के प्रोजेक्ट है, इस वर्ष हमने बजट 2026-27 में अध्यक्ष जी इसके लिए 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से ना केवल दिल्ली का कंजेशन दूर होगा बल्कि प्रदूषण में भी बहुत कमी आएगी, जाम भी यहाँ पे हमें मुक्ति मिल पाएगी। सभी एमएलएस को अपने एरिया में अलग से डेवलपमेंट करने के लिए टोटल 350 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। और जो फंड पिछली बार आप लोगों को मिला वैसे ही और फंड आपको मिलता रहेगा। अध्यक्ष जी, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक स्वच्छ, हरित, सशक्त दिल्ली। केवल वायदा नहीं, ये केवल वायदा नहीं, मोदी जी की गारंटी है कि देश की राजधानी ईंट और पत्थरों से नहीं, अवसरों के आंगन से बनेगी। और ये दिल्ली उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी दिल्ली में जितनी मंडियां हैं, वर्षों से बुरी हालत में पड़ी है, इन मंडियों में हमने टिकरी खानपुर और गाजीपुर मंडियों के विकास किया जाएगा, जो किसानों के लिए, व्यापारियों के सपने सच करने जैसा होगा, जहां किसान का पसीना समृद्धि में बदल पाएगा। मैं ऐसे मौके पे ये भी जरूर कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, अधिकतर किराए के भवनों में चल रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे अधिकारी जिन प्रीमिसेस में रहते हैं वो वर्षों पुराने हैं, जर्जर अवस्था में हैं। आज सरकार ऐसी स्थिति में चल रही है जिसकी और कभी किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले मंत्री अपने लिए तो शीश महल बनवाते थे, पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छे घर हो, ये कभी उनकी चिंता नहीं रही। इस बार दिल्ली सरकार अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में एक तो दिल्ली का बड़ा इंटीग्रेटेड नया सचिवालय बनाने का काम करेगी, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए नई रेजिडेंशियल कॉलोनी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगी। और इसी तरीके से जितने हमारे विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, इन सब को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार अपने इस साल के प्रोजेक्ट में उन सब को हम लेने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में हमने डीडीए के साथ मिलकर के यमुना पेरिफेरल वे में साइकिल ट्रैक विकसित करने का काम शुरू किया है, उसकी योजना को पूरा कर लिया है। जितनी दिल्ली में ड्रेन्स हैं, बड़ी ड्रेन्स हैं, उसमें सरकार का ये सोचना है कि हम उन ड्रेन्स के ऊपर सोलर पैनल लगाएं और सोलर पैनल्स के माध्यम से दिल्ली में क्लीन एनर्जी जनरेशन को संभव करें। तो इस श्रृंखला में इस बार सरकार आगे बढ़ेगी और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करते हुए हम दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, हमने एमसीडी के साथ मिलकर के दिल्ली में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए कई नई पार्किंग्स पे काम शुरू किया है और इस साल
उस श्रृंखला में मुझे लगता है कि कई पार्किंग्स को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको फंड भी देंगे। मैं बात करना चाहूँगी बिजली विभाग की। और अध्यक्ष महोदय, हमारा टारगेट है दिल्ली को अनडिस्टर्ब्ड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमने पावर डिपार्टमेंट को 3,942 करोड़ रुपए का बजट दे करके दिल्ली में बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी दिल्ली सरकार में लगातार चलेगी, जिससे हम अपनी पावर इंडिपेंडेंस को कायम कर सके, इसको आगे बढ़ा सके। दिल्ली अब सौर ऊर्जा की तरफ तेज गति से बढ़ेगी और काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक बड़े मशहूर शायर ने एक बात कही कि दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनक, कि दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनक, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। हम जहां जाते हैं हम देखते हैं तारे ही तारे, तारे ही तारे, और जो हादसों का भी कारण बनती हैं, घरों से लोग आसमान तक भी नहीं देख पाते। हमने इस फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली में वायरिंग को अंडरग्राउंड करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए और उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने चांदनी चौक में शुरू किया जो कि 160 करोड़ की लागत से था, जहां 52 किलोमीटर लंबी ओवरहेड बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया गया। ये किया जा रहा है, ये अपने आप में दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर कार्य शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपने बिजली विभाग को, और इस बार हमने 200 करोड़ रुपए का फंड और दिया है इसी प्रकार के काम को करने के लिए और दिल्ली की सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुरक्षा भी मिलेगी, दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा और दिल्ली की सुंदरता भी बढ़ेगी। और दिल्ली भविष्य में बिजली की खपत के अनुमान को ध्यान में रखते हुए लगातार नए सब स्टेशन भी बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स भी लगा रहे हैं, ताकि दिल्ली की जो पावर कंजम्पशन है लगातार ठीक ठाक सप्लाई के साथ चलती रहे। अध्यक्ष जी, एक घटना हम सबको बड़ी तकलीफ हुई उसके साथ में, जो पीछे फायर का इंसिडेंस पिछले दिनों हुआ। दिल्ली में हम सब देखते हैं कि बहुत ही संकरी गलियां हैं, अनप्लैन्ड कॉलोनियां बसी हुई है, झुग्गियां, अनऑथोराइज कॉलोनी, सिंगल एंट्री हाउस होल्ड, यानी कि हमारे फ्लैट, हमारे कई मंजिलों के मकान जहां पे एक दरवाजा होता है, अगर नीचे से आग चढ़ना शुरू हो तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये कहानी उन फ्लैटों की भी है, ये कहानी उन कोठियों की भी है। और झुग्गी बस्तियां जो बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में है, जहां अनऑथराइज कॉलोनियां है, जहां कोई नक्शे नहीं पास होते, जहां पे चौड़ी सड़कें नहीं है, जहां पे कोई फायर टेंडर जाने की जगह नहीं है, ऐसी विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है। इसलिए हमें अपने फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। वर्ष 2025-26 में हमने इस दिशा में बहुत ईमानदार प्रयास किए। 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल हमने लिए, अत्याधुनिक मशीनें फायर सर्विसेज से जोड़ी, और इस साल 26-27 में भी फायर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल जो फंड दिया था 530 करोड़ रुपए, उसे बढ़ा करके हमने 674 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। और इसके अंतर्गत नए फायर सर्विस स्टेशन, 26 QRVs, आधुनिक मशीनरीज और अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी जो जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष जी, दिल्ली में हमेशा जो सबसे बड़ी समस्या एक मध्यम वर्गीय परिवार को हो, कोठी वाला हो, झुग्गी वाला हो, हर एक को रहती है, वो है सीवर और पानी। सीवर, पानी, स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन, ये सब जुड़ा हुआ है। और इसके लिए पिछले सरकार जब हमें दिल्ली
का काम की जिम्मेवारी मिली, हमने पिछले साल भी 9,000 करोड़ का बजट इस विभाग को दिया था और बहुत ही तीव्र गति से दिल्ली में नई पानी की लाइनें डलने का काम हो या सीवर की लाइनें डलने का काम हो, वो लगातार किया गया। जल और सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, सेवा के वितरण को बेहतर बनाने के लिए, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की लगातार कोशिशें की गई। इस साल मैं कहना चाहती हूँ कि हम इस बजट को इसी प्रकार बना के रखेंगे। 9,000 करोड़ रुपए इस साल भी हम अपने दिल्ली जल बोर्ड को दे रहे हैं और जो प्रोजेक्ट पिछले साल हमने शुरू किए, जैसे रजोकरी, बिजवासन, सिरसपुर और पल्ला में नए भूमिगत जलाशयों का संचालन और द्वारका में 50 MGD जल संशोधन संयंत्र की तीव्र गति से निर्माण, ये दिल्ली के लिए अमृत धाराएं साबित होंगी। अध्यक्ष जी, हमने पिछले साल 172 किलोमीटर की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइनें बिछाई, हमने 13 किलोमीटर लगभग ट्रांसमिशन लाइनें लगाई, जल आपूर्ति में हमने 10 MGD की वृद्धि की और आगे भी 36 MGD के अतिरिक्त जल का हमने लक्ष्य लिया हुआ है। ये सब कुछ मिलकर के दिल्ली में जल संतुलन को दृढ़ करेंगे। हम नॉन रेवेन्यू जल को भी 45% से घटाकर 15% करने का हमारा लक्ष्य है। हर दिल्ली के हर घर में नल के माध्यम से जल जाए, ये हमारी दूरदृष्टि है। किसी को भी इस टेम्परेरी टैंकर की व्यवस्था से पानी ना लेना पड़े और इसके लिए हमने चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें पाइपलाइन के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें लगभग 9 विधानसभाओं को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए यानी चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने 475 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उसमें भी 10 विधानसभाओं को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हम एडीबी बैंक से उसके वित्त पोषण की व्यवस्थाओं करने के लिए प्रस्ताव हमने एडीबी बैंक के पास भेजा है। हम दिल्ली में सीवेज सिस्टम को बेहतर करते हुए जो हमारा टारगेट है कि अभी दिल्ली की जो कैपेसिटी है लगभग 707 MGD पानी को ट्रीट करने की है, हम चाहते हैं इस कैपेसिटी को हम 1500 MGD पे लेके जाएं। सारी सीवर लाइनें, सारी जितने STP हैं उन सब को बेहतर करने का हमारा टारगेट है और इस साल भी हमने 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई और 110 किलोमीटर सीवर लाइनों को इस साल बदला गया है। 35 डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट को स्वीकृत किया गया है। 10 नए STP प्लांट्स का अलग से प्रस्ताव रखा गया है। सीवर लाइन की कमी के कारण बहुत सारे एरिया सीवर ओवरफ्लो होता है, कहीं गंदगी सड़कों पे बहती है, किराड़ी जैसे घटनाएं हम लगातार देखते हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने सीवर के लिए, STP के लिए, पानी की लाइनों के लिए कभी काम ही नहीं किया। परंतु हमारी सरकार लगातार जनता के हित में इन सब कामों को लगातार कर रही है, स्पीड में कर रही है और बहुत बड़ा बदलाव रोजाना दिल्ली के लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं जरूर एक और दिक्कत जो दिल्ली की है उसका जिक्र करना चाहूँगी। वाटर लॉगिंग जब भी बारिश का मौसम आता है बातें होती हैं, टीवी पे फोटो चलती है, अखबार में फोटो छपती है, पर समाधान क्या हो, कभी इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया। पहली बार 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे मंत्री जी ने, हमारे विभाग ने इस पे डिटेल्ड स्टडी करके 50 साल बाद दिल्ली में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लेके आया गया और उस ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिशें लागू की गई, जिसके अंतर्गत हमने
एमबी रोड की ड्रेनेज को मंजूरी दी। हमने किराड़ी, मुंडका, बवाना, नांगलोई विधानसभा से जल निकासी की समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे लाइन के समांतर वहां पे बड़ी ड्रेन 221 करोड़ की लागत से उसको बनाने की मंजूरी दी। एमबी रोड वाली ड्रेन 387 करोड़ की लागत से बननी है। और इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हमारे फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा ये ड्रेन्स को नई बनाने का काम, पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है। और इस मद में हमने अलग से 610 करोड़ रुपए का फंड हमारे सिंचाई विभाग को दिया है। एक और अच्छा काम इस बीच में हमारे सिंचाई विभाग द्वारा किया गया, हमारी अन्य एजेंसियों ने किया, वो है डीसिल्टिंग। नालों की डीसिल्टिंग पहली बार दिल्ली में इस स्तर पे जाके हुई कि दिल्ली में यमुना जी पे 207 का लेवल आ गया पानी का, फिर भी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई, फिर भी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। उस लेवल पे भी हमने दिल्ली को बचा के रखा, क्योंकि लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद पहले से ही यमुना से, हमारे ड्रेन से निकाली जा चुकी थी। और इस ऐतिहासिक जल स्तर 207.48 मीटर पे पानी आ गया। वो निशान हर बार हम टीवी में देखते थे, पानी यहाँ आने वाला है, आने वाला है, पर इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरा। ये डीसिल्टिंग का कमाल था कि ऐतिहासिक जगह जहाँ हर साल पानी भरता था, इस बार नहीं भरा। और आने वाले इस साल में भी दिल्ली में जल भराव ना हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाने का काम शुरू किया है, जो कि 50 करोड़ की लागत की है। इस तरीके से दिल्ली में पानी की, सीवर की, ड्रेनेज की, ये सारे काम सरकार के लिए प्रायोरिटी है और सरकार इस पे काम कर रही है। मैं अगले सेक्टर में बताना चाहूँगी हेल्थ केयर के बारे में। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अध्यक्ष जी, हम शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी वेलफेयर स्टेट के केंद्र बिंदु होते हैं। यही विचार हमारी नीतियों में भी है। हमारी सरकार प्राइमरी से लेकर के इंटेंसिव केयर तक एक मजबूत, सुलभ, किफ़ायती व्यवस्था गढ़ रही है। और हमारा ये मानना है कि जो उपचार है वो अधिकार है, उपकार नहीं है, उपकार नहीं है। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है, 12,645 करोड़ रुपए का। और जितने पुराने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हॉस्पिटल थे, आज ये आए नहीं है विपक्ष वाले, आते तो मैं इनको भाषण देने में मजा भी नहीं आ रहा, वो सुन ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे काम करके गए हैं कि जब वो फाइलें खुलती है तो ये एहसास होता था कि करते क्या थे। और सिस्टम में इतना ज़्यादा गड़बड़, इतना करप्शन, इनको तो 11 साल भी इनको काम करने का मौका कैसे मिला। पहले दिन से ही ये पकड़ में आने वाले काम इन्होंने किए। हमने माधीपुर, सीरसपुर, हदसाल, ज्वालापुरी में उन अस्पतालों को पूरा करने के लिए इस साल 515 करोड़ रुपए का फंड रखा है। जबकि राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शासकीय की योजना के तहत, केंद्र के द्वारा पोषित शासकीय योजना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर हम करेंगे। और साथ ही अधूरे पड़े हुए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा किया जाएगा। हमने जो 7 आईसीयू अस्पताल पिछली सरकार अधूरे छोड़ के भाग गई थी, उसको पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड
इस वर्ष हमने रखा है। हमने अस्पतालों में मशीनें खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए 787 करोड़ रुपए का फंड अलग से सीपीए के माध्यम से खरीदारी करने के लिए रखा है, 787 करोड़ रुपए। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो पिछले साल हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने लागू की थी, उसमें हमने पहले जो अंत्योदय के राशन कार्ड थे उनको शामिल किया था, बाद में हमने उसमें आशा वर्कर जोड़ी, आंगनवाड़ी कर्मी जोड़े, उसके बाद हमने दिल्ली की विधवा बहनों को उस कैटेगरी में जोड़ा, दिव्यांग लोगों को उसमें जोड़ा, और अभी तक 7.5 लाख लाभार्थियों पर इस सूची को हमने एक्सटेंड किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक कैटेगरी और इसमें जोड़ना चाहती हूं, और वो है दिल्ली राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर लोग। उनको भी हम इस सूची में जोड़ेंगे। पिछले दिनों जब मैं इस समुदाय के लोगों से मिली, ट्रांसजेंडर्स से मिली, तो उन्होंने अपनी व्यथा कही कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है इलाज करवाना। हमें किसी सूची में रखा नहीं जाता, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, इसके लिए हमें प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कराना पड़ता है। तो हमने अपनी आयुष्मान योजना की इस कैटेगरी में अब से ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ा है, और टोटल 202 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के मातहत रखा है। अध्यक्ष जी, हमने पिछले 1 साल में दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले, हर एक की विधानसभा में खोले हैं। सबके यहाँ खुले हैं ना भाई? प्राइमरी हेल्थ केयर के ये शानदार सेंटर हैं, अनेकों व्यवस्थाएं हैं, और इस साल वर्ष 2026-27 में हम नए 750 अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे, जिसके लिए हमने केंद्र की मदद और हमारी स्टेट का पैसा मिलाकर के 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भाई थक गए हो क्या? अभी 25% हुआ है। और दिल्ली में 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का प्रावधान भी इस साल हमने किया है। केंद्र की सहायता से श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नया ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके लिए मैं केंद्र का धन्यवाद देती हूँ। पिछले वर्ष पहली बार दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी बनाई गई थी, इससे पहले थी नहीं दिल्ली में, और अब ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इस साल हमने 5 नए आयुष सेंटर भी खोले। इस मद में हमने 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 60 करोड़ रुपए का। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर आज दिल्ली में सीटें बहुत कम है। यूजी में 595 सीट है और पीजी में 553 सीटें हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ाएंगे, सीटों की भी संख्या बढ़ाएंगे। यूजी में हम इनको लगभग 820 सीटें करने वाले हैं और पीजी में 762 सीटें करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ केंद्र सरकार की मदद से होने वाला है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो लोग पूछते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या लाभ है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार का ये लाभ है जो मेरी कही हुई एक एक बात में यहाँ दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, हमने इंदिरा गांधी अस्पताल जो द्वारका में है, उसमें भी एक नए मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए इस साल के बजट में रखा है। अब मैं बात करना चाहूंगी एक बहुत ही विशेष योजना। एक नन्हा बालक जब किसी घर में जन्म लेता है तो वो
मात्र कुछ घंटे का भी होता है, परंतु हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा हो जाता है, हमारे लिए वो अनमोल हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियां बचपन से ही जो उसके अंदर होती है, पर वो उसी समय नहीं पता चलती। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तब वो बीमारियां ध्यान में आती हैं, परंतु तब तक उसका इलाज संभव नहीं होता फिर, और वो बच्चा उसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में पलता है, बढ़ता है, और कहीं ना कहीं परिवार पे और माँ बाप पे बोझ बन जाता है। वो बालक जो अनमोल था वो आज तकलीफ का कारण बन जाता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में कोई ऐसी बीमारी पले। हमने दिल्ली सरकार की ओर से एक विशेष योजना लेकर के आए हैं जिसका नाम ही हमने अनमोल दे दिया है। अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर, जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपए का हमने इसमें फंड रखा है। मात्र एक खून की बूंद से, एक ड्रॉप ब्लड के साथ में 56 प्रकार की टेस्टिंग नवजात शिशु की होगी, जो सरकार की ओर से पूरी तरीके से निशुल्क होगी। बाहर ये टेस्ट बहुत महंगा है अध्यक्ष जी, परंतु हम दिल्ली का प्रत्येक बालक, दिल्ली का प्रत्येक नवजात शिशु, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, उसको अनमोल के माध्यम से 56 टेस्टिंग पूरी तरीके से निशुल्क देंगे। ये दिल्ली के बच्चों के लिए, उस अनमोल विरासत के लिए हमारी ओर से उपहार है। हम एक और महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक डिजिटल ब्लड बैंक और डोनर्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि कहीं भी किसी भी कोने में ब्लड की जरूरत हो तो उस डिजिटल डायरी के माध्यम से डोनर का और ब्लड यूनिट का पूरा ब्यौरा हमारे दिल्ली के निवासियों को मिल पाएगा। साथ ही हम रियल टाइम वेंटिलेटर बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। कितनी बार हम सब ने देखा है कि एक परिवार अचानक कोई घर में बीमार हो गया, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, और लेके दौड़ता है हॉस्पिटल में, तो पता चलता है कि वहां तो आईसीयू खाली नहीं है। उसको लेके फिर दूसरे अस्पताल में जाता है तो पता चलता है वहां आईसीयू खाली नहीं है, और ऐसे चलते चलते कई बार वो जीवन खत्म हो जाता है। हम ऐसा रियल टाइम वेंटिलेटर बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको तुरंत ये पता चल जाए कि किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली है, और व्यक्ति अपना पेशेंट लेके सीधा वहां जाता है। अध्यक्ष जी, शिक्षा, ज्ञान, कौशल और भविष्य निर्माण शिक्षा के माध्यम से हमने शिक्षा के लिए इस साल के बजट में 19,148 करोड़ रुपए का फंड रखा है। ये खर्चा नहीं है, ये निवेश है। निवेश है हर छात्र, हर शिक्षक, उनके सपनों में निवेश है अध्यक्ष जी। और हमने, पिछली सरकारों ने बातें तो बहुत की, स्कूल बिल्डिंग, पर उन्होंने टॉयलेट को भी गिन लिया कि ये मैंने कमरा बना दिया, और जबकि हालत ये है, सुन के हैरानी होगी आप सबको, दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम भी नहीं है। कोई बच्चा बीमार हो जाए तो एक रूम एक्स्ट्रा नहीं होता स्कूलों में कि किसी बच्चे को जाके वहां लिटाया जा सके। और दिल्ली में आज भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं, ये हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं हैरान रह गई, कह रहे जी एक बिल्डिंग में एक शिफ्ट में 2 स्कूल चलते हैं, 3 दिन एक स्कूल के बच्चे आते हैं और 3 दिन दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं। ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी दुहाई देते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं, गांव देहात में नहीं देखा, जो देश की राजधानी दिल्ली में इन लोगों ने किया। हमने स्कूलों के भवन निर्माण के लिए इस साल 200 करोड़ रुपए रखे हैं, और स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। तो टोटल स्कूल बिल्डिंग फंड में 475 करोड़ रुपए का ये फंड हमने रखा है। अध्यक्ष जी, एक बहुत ही प्यारी योजना मैं लेकर के आई हूं।
एक बहुत ही प्यारी योजना दिल्ली की बेटियों के लिए। मैंने बजट के लिए चर्चा करते हुए अपने दिल्ली सरकार के स्कूल की बेटियों को बुलाया, उनसे चर्चा की, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या कमी है? सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ों की बहुत तारीफ करी कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। पर एक चीज़ जो उन्होंने कही उसको मैंने भी महसूस किया। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली सरकार के किसी बच्चे के पास में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। आज भी उसको अपने घर से स्कूल तक जो आना होता है वो प्राइवेट व्हीकल करता है, माँ बाप छोड़ने आते हैं या वो पैदल चल के आता है। और ऐसे में कई बार बेटियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, और कई बार यही दिक्कत उन बेटियों के लिए ड्रॉप आउट का कारण भी बन जाती है। माँ बाप कहते भाई रहने दे, आसपास स्कूल नहीं है, दूर कहाँ जाएगी, रहने दे, तेरे को स्कूल ही नहीं भेजेंगे। पर मैं दिल्ली की उन सभी बेटियों के लिए इस बार अपने फंड, अपने इस बजट में कुछ उपहार लेके आई हूँ। दिल्ली की वो बेटियाँ जो 9वीं क्लास में आई हैं, ऐसी लगभग 1,30,000 बेटियाँ हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रही है। हर उस बेटी को हम एक साइकिल उपहार देंगे। हर बेटी को, 9वीं क्लास की हर बेटी को एक साइकिल उपहार देंगे। इसके लिए हमने 90 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब हमारी बेटी पैदल नहीं जाएगी, साइकिल पे अपने स्कूल जाएगी, और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल खूब आनंद के साथ वो बच्ची अपने स्कूल अपने व्हीकल से जाएगी। उसे किसी का इंतजार नहीं करना। ये योजना पहली बार दिल्ली राज्य के में लाई गई है, दिल्ली की बेटियों के लिए लाई गई है। और अब बेटे कहेंगे भाई हमारे लिए क्या, बताना पड़ेगा ना। तो भाई बेटों के लिए कंडीशन है, 10th क्लास के हमारे जो मेरिटोरियस बेटे भी बेटे दोनों के लिए जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको दिल्ली सरकार लैपटॉप देगी, और उसके लिए भी हमने 10 करोड़ रुपए का फंड पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अध्यक्ष जी, हमने पिछली सरकार के जैसे कागजों में कमरे नहीं बनाने हैं। पिछली सरकार ने कहा जी हमने स्मार्ट क्लास बना दी, स्मार्ट क्लास बना दी। हमने जाके खोजा तो हमें तो स्मार्ट क्लास मिली नहीं, वहाँ पे कहाँ बनाई। अभी वो होते तो मैं पूछती, पर है ही नहीं। परंतु हमने वर्ष 2025-26 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 7,000 क्लासेस को स्मार्ट बोर्ड से लैस किया, स्मार्ट क्लासेस बनाई, और वर्ष 2026-27 में 8,777 क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाने का हमारा लक्ष्य है। टोटल हम चाहते हैं दिल्ली के हर स्कूल में, दिल्ली सरकार के हर स्कूल में, हर क्लास में स्मार्ट रूम होना चाहिए। 5 साल के हमारे कार्यकाल में इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। परंतु इस साल हमने 150 करोड़ रुपए का फंड मात्र स्मार्ट क्लासेस के लिए रखा है। दिल्ली में बच्चे शानदार परफॉर्मेंस करते हैं स्पोर्ट्स में, पर उनके लिए हॉस्टल की कमी है। वो आए तो रहें कहाँ, वो पूरा दिन कई घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करके आने में। इस साल दिल्ली में स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल इत्यादि बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत में, और वो भी दिल्ली में, AI इम्पैक्ट समिट का महाकुंभ देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सपोजर विजिट, ये सारे हमारे बच्चों के लिए भी जरूरी है। और इस साल, और ऐसा होता नहीं था, दिल्ली सरकार के बच्चों को कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं लेके जाया जाता था, कहीं नहीं कहा जाता था दूसरे राज्यों में जाकर के भाई तुम भी कुछ एक्सपोजर हासिल करो। पर अब दिल्ली सरकार ने, हमने 18.5 करोड़ रुपए का बजट बच्चों के लिए इन एक्सपोजर विजिट्स के लिए रखा है इस बार के बजट में। मैं हायर एजुकेशन,
और टेक्निकल एजुकेशन की भी बात करना चाहूँगी। हमने टेक्निकल एजुकेशन के हेड में 720 करोड़ रुपए का फंड रखा है, जहाँ पे हम शादरा, पूसा और जेल रोड इन तीनों ITIs के इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करेंगे। हम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के नए भवन का भी निर्माण हम इस साल करेंगे। उसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा है। दिल्ली सरकार स्किल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, हम इसकी ओर आगे बढ़ते हुए ITI जहांगीरपुरी, ITI धीरपुर, ITI शाहदरा, ITI नरेला, ITI नंदनगरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम स्थापित करने जा रहे हैं। अब हमारा दिल्ली का युवा केवल जॉब सीकर नहीं बनेगा भाई, जॉब क्रिएटर के नाते हमारा दिल्ली का युवा डेवलप हो, उसके लिए हम स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं, इंक्यूबेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं और पूरा एक इनोवेटिव इकोसिस्टम डेवलप करके हमारे बच्चों को हम ऐसी सेल्फ स्टैंडिंग देंगे कि वो अपने लिए, खुद के लिए अपना व्यापार खड़ा करें और लोगों को जॉब देने वाले बने। हम दिल्ली में नरेला एरिया में नई एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बनाने की ओर अग्रसर है। इस वर्तमान साल में हमने 1350 करोड़ से जमीन परचेज की है। इसी तरीके से अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा। मुंडका में खेल विश्वविद्यालय का एक स्थायी परिसर बनाया जाएगा जो वर्ल्ड क्लास होगा, वर्ल्ड क्लास। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का फंड रखा है और दिल्ली में युवाओं का टैलेंट हंट की योजना लाते हुए 10 करोड़ रुपए का उसके लिए भी बजट रखा है। दिल्ली में एक भी सैनिक स्कूल नहीं था, इस साल हम दिल्ली में एक नया सैनिक स्कूल बनाएंगे, उसके लिए भी हमने फंड रखा है। दिल्ली शहर की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं अध्यक्ष जी। दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं और उन प्ले स्कूल्स का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। हम दिल्ली में प्ले स्कूल पॉलिसी, प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी लेके आएंगे ताकि इन सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रेगुलराइज किया जाए, किसी एक फ्रेमवर्क में बांध करके नियमों के साथ उनको चलाया जाए। इसके लिए हम पॉलिसी लेके आएंगे। दिल्ली में ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां छोटे छोटे घर हैं, वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं होती, लाइब्रेरीज नहीं होती। हम दिल्ली में कॉमन लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम जो कि 24 आवर्स खुली रहे, ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो उनका नॉलेज रिसोर्स सेंटर भी हो और उनका एक्सेस भी वहाँ पर हो। हम जो स्पोर्ट्स और हेल्थ की ओर ध्यान देते हुए हमारे स्टेडियम्स में जब हमारे युवा खेलते हैं तो उनके लिए वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ का कोई सेंटर नहीं होता, तो हम अपने स्टेडियम में रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट एकेडमीज जो होती हैं उनके साथ में इस प्रकार की पॉलिसी लेके आएंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे उन प्राइवेट एकेडमीज से लाभ उठा पाएं और प्राइवेट एकेडमीज को हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो, ताकि पूरी दिल्ली में हर बच्चे को खेल की बेस्ट ट्रेनिंग और हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाए। तो शिक्षा हमारे लिए पहले भी प्रायोरिटी था और भविष्य में भी हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। और जहाँ जहाँ भी, जिस विधानसभा में भी अभी स्कूल नहीं है, विशेष रूप से हमारा ध्यान रहेगा कि उन विधानसभाओं में पहले स्कूल बनाया जाए। और केंद्र सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली को इस साल कम से कम 10 केंद्रीय विद्यालय दे, केंद्रीय विद्यालय। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बात करना चाहूंगी अब सोशल एम्पावरमेंट की, समावेशी विकास और सबका सशक्तिकरण। लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ भी अंत्योदय
दीनदयाल जी का ये विचार हमेशा से हमारा मार्गदर्शक रहा है। और इस बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए हमने 2392 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 2392 करोड़ रुपए का। और SC, ST और OBC समाज कल्याण हेतु 227 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार के लिए 80 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा, जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक ठोस कदम होगा। हमने मेंटली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए मामरपुर में, नरेला में, उस्मानपुर में आवास बनाने की जो योजना है उसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसी तरीके से जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उन सब को रेनोवेट करना, विशेष रूप से हमारे वो बच्चे जिनके पास आंखें नहीं है, वर्षों से टूटी हुई बिल्डिंग में अपना गुजारा कर रहे थे, इस वर्ष उन बच्चों के लिए भी नई बिल्डिंग बना करके दी जाएगी। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के दौरान जब हम सब चुनाव में थे और वर्षों से सुन रहे थे तो हमारी दिल्ली के बुजुर्ग बड़े परेशान थे। आपके यहाँ भी बहुत सारी बुजुर्ग संस्थाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है, और वो हमेशा बेचारे परेशान होकर के हमारे पास आ रहे थे कि भाई वो पिछली सरकार कोई पैसा देती थी और 4-5 साल से मिल नहीं रहा। तो हमें लगा कैजुअली कि नहीं दिया होगा पैसा, उनकी मर्जी थी। हमने उनको कह दिया, वायदा कर दिया कि दे देंगे। पर जब सरकार में बैठ करके देखा तो ना तो उस नाम की कोई योजना थी, ना उस मद में कोई पैसा था, और वो कहाँ से पैसा निकाल के दिया ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जांच का। तो जैसे ही ये पता चला 4 साल पहले तो वो योजना बंद हो गई। कभी सरकार ने ये नहीं बताया कि हम गलत तरीके से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये योजना बंद हो चुकी है। परंतु लोगों की आस में था कि शायद हमें पैसा मिलेगा, परंतु उस आस को पूरा करने का काम, उस आस को पूरा करने का प्रयास हमारी वर्तमान की सरकार करेगी। इसके लिए हम नई योजना बना रहे हैं, नई योजना जिसका नाम होगा वयो आनंद। उन वृद्ध लोगों को आनंद के लिए, रिक्रिएशन के लिए सरकार, पहले तो मुट्ठी भर संस्थाओं को पैसा मिलता था, पर हम इस बार ज़्यादातर संस्थाओं को जो भी इस कैटेगरी में आना चाहेगी हमारे नियमों के तहत, उन सब को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा देंगे। और इस मद में हमने 25 करोड़ रुपए रखा है, इस योजना के माध्यम से काम करेंगे। हम दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करें, दिल्ली के विकास की बात करें और झुग्गी बस्तियों की बात नहीं करेंगे तो ये दिल्ली के विकास के साथ न्याय नहीं होगा। हमने ड्यूसिप के माध्यम से जे कॉलोनियों, बस्ती विकास के लिए, सामुदायिक ढांचों के लिए, टॉयलेट ब्लॉक्स के लिए, नाली खड़ंजा सड़क के लिए और अटल कैंटीन जो एक शानदार प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने पिछले साल शुरू किया, इन सब के लिए मैंने तो कई आपियों को भी वहां भोजन करते हुए देखा है। जब उनको घर में नहीं होता कहते वहां बढ़िया खाना है, वहां खाने चलेंगे। तो ये इस मद में हमने 634 करोड़ रुपए का फंड हमने रखा है ताकि कोई पीछे ना छूटे, कोई वंचित ना रहे और दिल्ली का समग्र विकास हो। और जो बात थी कि झुग्गियों को मकान देने की बात, उस दिशा में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साबदा घेवरा में हमने लगभग 2400 फ्लैटों की मरम्मत का काम शुरू कर चुके हैं और द्वारका, सुल्तानपुरी और भलसवा में भी इसी तरीके से EWS फ्लैट्स को रिपेयर करने का काम हम शुरू करेंगे और इन सब को, हर झुग्गी को अपना पक्का घर मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं, अपनी बात पे पूरी तरीके से अडिग है। अब मैं एक विषय जो मेरे दिल के बड़ा नज़दीक है उस पे बात करना चाहती हूँ और मेरा विभाग भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग। इस हेड में हमने 7406 करोड़ रुपए का बजट रखा है अध्यक्ष जी, महिला एवं बाल विकास विभाग में। और मैं सबसे पहले जो कहना चाहती हूँ,
महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की बहनों को हमने 2,500 रुपये देने का वादा किया था प्रति माह, और ये इस वादे पे हम अडिग हैं। हमने इसके लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस साल, और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली की बहनों को इस योजना का लाभ हम दें। पर क्योंकि ये योजना रेगुलर चलने वाली हर महीने की योजना है, और बहनों को, वो बहनें जो सच में इस लाभ की अधिकारी हैं, पात्र हैं, उनको ये लाभ मिले, उसके लिए हमने एक विशेष जांच कमेटी बनाई थी जो इस पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें ला करके दे रही है, जिसमें किस तरीके के वर्ग को इसका सीधा लाभ चाहिए उस पे काम हो रहा है। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार का वो पोर्टल खोलेंगे जिस पे बहनें इस योजना के तहत अप्लाई कर सकेंगे। जो कोई चीज नहीं होती तो ये सामने वाले लोग उचक उचक के बोलते हैं, सब कुछ हो गया। 1 साल की उपलब्धियों पे जब हमने बात रखी, अब उन्हें लगा सब हो गया, तो क्या बोले, तो एक ही चीज थी, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। ये नहीं बोले कि सिलेंडर दे दिया तुमने। जब होली पे हमने 128 करोड़ की सीधा डीबीटी करी, किसी को चक्कर नहीं लगवाया कि आओ सिलेंडर लेके जाओ। और खाली सिलेंडर वालों को नहीं अध्यक्ष जी, जिसके यहाँ पाइपलाइन थी उसको भी दिया। 17.5 लाख परिवारों के लिए हमने होली के त्यौहार पे सिलेंडर की वैल्यू के 853 रुपये उनके खातों में भिजवा दिए थे। और इस साल भी हमने 260 करोड़ रुपए का फंड रखा है होली और दिवाली पे, एक एक सिलेंडर दिल्ली की बहनों को, दिल्ली के परिवारों को देने के लिए। अध्यक्ष जी, दिल्ली में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की बात आती है, हमने उसको जारी रखा। हमने कहा बिल्कुल देंगे, और इस बार के इस बजट में भी हमने 450 करोड़ रुपए केवल दिल्ली की परिवहन बसों में बहनों को फ्री ट्रैवल देने के लिए हमने 450 करोड़ रुपए रखे हैं। भाई पूरी तरीके से देंगे, प्रतिबद्ध है। पर भ्रष्टाचार के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। हमने पिंक कार्ड बनवाया इसीलिए कि जितनी बहनें ट्रैवल करेंगी उतनों को हम, उतने हेड में हम पैसा देंगे। 1000 बहनें ट्रैवल करेंगी, 1000 बहनों का नाम का पैसा मिल जाएगा। पर इसमें करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हमने ये पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं। और इसमें अब केवल महिलाएं नहीं अध्यक्ष जी, हमने दिल्ली के ट्रांसजेंडर वर्ग को भी दिल्ली की डीटीसी बसों में मुफ्त ट्रैवल दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए। अध्यक्ष जी, इसी श्रृंखला में हमने एक बहुत ही प्यारी योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, दिल्ली की बेटियों को पढ़ने का पूरा मौका मिले। एक योजना पहले होती थी लाडली बहुत पुरानी योजना थी, पर कहीं से कहीं तक भी उस योजना की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई जुड़ाव नहीं था। किसी ने फॉर्म भरा, सरकार ने उसके खाते में पैसा डाला, कोई वापस लेने आ रहा है, नहीं आ रहा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कौन इसका लाभ उठा रहा था, कौन पैसा खा रहा था, कुछ नहीं मालूम। पर हमने इस योजना को बंद करके दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करी, जिसमें अब हम दिल्ली में पैदा होने वाली हर उस बेटी को जो हमारे उस क्राइटेरिया में आती है, जन्म से लेके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक उसके खाते में लगातार पैसे डालेंगे, और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तो लगभग 1,20,000 रुपए हमारी उस बेटी को मिलेंगे। और इस हेड में, अरे दिल्ली की बेटियों की बात है, ताली जोरदार होनी चाहिए। और इस हेड में हमने 128 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। और इस योजना को हमने पूरा प्रोसेस डिजिटल प्रोसेस किया है, आसान रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि अब दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी और बढ़ेगी भी। बात जब
महिलाओं के लिए योजनाओं की हो रही है। आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हो रही हैं। तो एक हमेशा से जरूरत महसूस की जाती है कि वो बहनें जिनके हाथ में हुनर है उनको कोई स्पेसिफिक बाजार नहीं मिलता, कोई हाट नहीं मिलता। दिल्ली में हम अब से अपनी बहनों के टैलेंट के लिए, उनके हुनर के लिए, उनके हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के लिए, उनके व्यापार के लिए महिला हाट खोलने जा रहे हैं। और इस मद में हमने 10 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चाहेंगे कि हर बहन अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने हाथ में ऐसा हुनर रखे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इस काम को बढ़ाएंगे, उन हाटों को बनाएंगे और एक छोटी सी रानी बन करके हमारी ये बहनें अपने जीवन को चलाएंगी, अपने परिवार को चलाएंगी। इसलिए हमने उन हाटों का नाम भी रानी हाट सोचा है। रानी हाट बनेंगे दिल्ली में बहनों के लिए, उनके हुनर के लिए। दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्षों से चल रही है। बड़े पुराने विधायक लोग बैठे कई बार के, वर्षों से आंगनबाड़ी किराए की बिल्डिंग्स में बुरी हालत में, पानी शौचालय कोई बिना व्यवस्था के चल रही है। पर हमने हर आंगनवाड़ी को मॉडल आंगनवाड़ी के लिए डेवलप करने के लिए लगातार काम शुरू किया। हमने पालना सेंटर खोले जो हमारी मजदूर और श्रमिक बहनों के लिए, जहां उनके बच्चों की देखभाल हो सके और बहनें अपना काम कर सके। उस हेड में भी, पालना के हेड में भी हमने फंड रखा है। और ये जो आंगनवाड़ी है इस हेड में भी हमने 33 करोड़ रुपए का फंड रखा है, जो दिल्ली में बच्चों की विकास के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ही जरूरी काम है। दिल्ली में बहनों की सुरक्षा की बात अक्सर आती है। बहनों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लगातार अपने इस 1 साल के कार्यकाल में दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत ही कंसर्न भी हैं और उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण काम मैं इस बजट के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक, दिल्ली में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी, अब वहाँ पे जो पहले वो लाइटें होती थी, पीली वाली लाइटें, उन लाइटों को हटा करके बहुत ही शानदार नई लाइटें जो कि पूरी तरीके से सेंसर्ड होंगी, कहीं पे कोई भी लाइट बंद होगी तुरंत पता चल जाएगा। और ये स्ट्रीट लाइट ऊर्जा कुशल होंगी, स्मार्ट एलईडी होंगी और जिसकी विजिबिलिटी बहुत शानदार होगी। 50 करोड़ रुपए का फंड हमने सड़कों की सुरक्षा, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए रखी है। दिल्ली में कैमरे तो बहुत लगाए पिछली सरकार ने, पर वो कैमरे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं किसी को नहीं पता। क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो पता चलता है वही वाला कैमरा बंद था, वही कैमरा नहीं चलता था। तो फिर पता चला कि एएमसी, आधे से ज्यादा कैमरों की एएमसी नहीं है, खराब पड़े हैं, ठीक नहीं है। ये भी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक साबित हो सकता है। हमने अपने इस फंड में सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 225 करोड़ रुपए का फंड रखा है, जिसमें 50,000 नए कैमरे और इन सारे कैमरों की एएमसी के लिए इसमें फंड रखा है, ताकि कोई भी कैमरा खराब ना हो और तुरंत ठीक किया जाए। हमने अध्यक्ष जी 16 करोड़ रुपए वन स्टॉप सेंटर, जो कि महिलाओं को संकट की घड़ी में मदद देने वाले हैं, 11 नए सेंटर हम खोलने वाले हैं, उसके लिए 16 करोड़ रुपए रखा है। अब एक बड़ी योजना ये भी मैं बताना चाहती हूँ, बहनों के लिए है। परेशान ना हो आप, पर बहनों को मजबूत करोगे तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो पूरा समाज मजबूत होगा। मैंने बुलाया, जब बजट पे डिस्कशन कर रही थी, दिल्ली की उन बहनों को जो ऑटो चलाती हैं, जो टैक्सी चलाती हैं, जो बाइक चलाती हैं, 2 व्हीलर चलाती हैं। मैंने पूछा भाई क्या मदद चाहिए तुम्हें, बताओ। तो उनकी व्यथा सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा जी हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे भी काम कर लेते हैं, पर जितना पैसा एक दिन में कमाते हैं उसमें से आधा तो किराए पे निकल जाता है, क्योंकि परमिट हमारे नाम का नहीं है।
ये परमिट जिसके नाम का होता है वो गाड़ी हमें किराए पे देता है, फिर हम चलाते हैं और उसमें से कोई छुट्टी नहीं, कोई मतलब नहीं, रोजाना पैसा कट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। मैं कहा तो क्या चाहिए बताओ? कह रहे हमारे नाम का परमिट मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे सुनो तो दिल्ली में हम 1000 बहनों को ई ऑटो का परमिट देने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। नए परमिट 1000 ई ऑटो के लिए और 100 ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, यानी 1100 ई ऑटो परमिट दिल्ली की बहनों को देंगे, उनके नाम का, जो वो खुद चलाएंगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होके अपनी मेहनत से अपना परिवार, अपना घर बार ये चलाएंगी। ऐसी 1100 ई ऑटो के नए परमिट दिल्ली सरकार देगी, उपहार देगी दिल्ली की बहनों को। और बताना चाहूंगी, एक और हमारे बाल सुधार गृह होते हैं। बाल सुधार गृह में वो बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। हमने इस बार एक बड़े बजट के साथ में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स अलीपुर में बनाने का प्लान किया है, जहां ये बच्चे जो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते हैं वहां लाए जाएंगे, पर गुनाह के साथ आएंगे जरूर, पर अपने साथ जब वापसी जाएंगे तो वो लेके जाएंगे हाथ का हुनर। हम इन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे ताकि दिल्ली में कोई भी बच्चा कभी भी गुनाह के बोझ के नीचे ना दबे, उसका एक भविष्य उसका इंतजार करे, उसके हाथ का हुनर उसका इंतजार करे और वो अपना बेहतर जीवन कर सके। और ऐसे ही हमारे होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर। इन चाइल्ड केयर सेंटर में वो लोग रहते हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं सरकार की गार्जियनशिप में ही रहते हैं और हमारे सरकार के ही बच्चों के नाते हम उन्हें पालते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाएं, क्या इनका भविष्य होगा, क्या इनका रोजगार होगा, इसकी चिंता भी 100% हमें ही करनी होगी। तो हमने तय किया है कि इस हेड में हम फंड रख करके एक आफ्टर केयर फंड बनाएंगे ताकि इन बच्चों को उनका व्यापार, रोजगार और अपने पैरों पे खड़ी होने की शक्ति मिले, ताकि ये दिल्ली सरकार के वो बच्चे आगे बढ़ पाएं, अपना सफल जीवन कर पाए। अध्यक्ष जी, इसी श्रृंखला में, इसी विभाग में दिल्ली की हमारी बेटियों के लिए जो स्कूलों में पढ़ती हैं, हमने हर साल 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स बांटने का भी विचार किया है। दिए अभी भी जाते हैं पर उसकी जो संख्या है वो पूरी नहीं है। तो दिल्ली की बेटियों को न्यू सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें हम लगाएंगे स्कूलों के अंदर, उनको 2.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल दिए जाएंगे ताकि इन बच्चों की स्वास्थ्य और इनके हाइजीन का ध्यान रखा जा सके। एक बड़ी संख्या दिल्ली में गिग वर्कर्स की है। गिग वर्कर्स बहुत सारी समस्याओं के साथ रोज जूझते हैं। मैंने उनको बुलाया, उनको बिठाया, उनसे बात की, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए 2 निर्णय फिलहाल हमने किए हैं। एक, इन सभी गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम। ये कहते हैं हम घंटों चलते हैं अपने 2 व्हीलर्स पे, हमारे पास पर कोई ऐसा स्थान नहीं होता कि जहां बैठे 2 घड़ी आराम से खाना खा लें या अपना मोबाइल चार्ज कर लें। कई बार तो इतनी थकावट के कारण हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हम दिल्ली में अपने गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के साथ जोड़ते हुए रेस्ट रूम बनाएंगे, जहां उनका भोजन, उनका रेस्ट, उनकी मोबाइल चार्जिंग, ये सारे काम हो पाए। और साथ ही गिग वेलफेयर बोर्ड का गठन भी तुरंत करेंगे ताकि बाकी समस्याओं का समाधान भी बने। बोर्ड और भी बनने हैं पर थोड़ा उसमें काम करने में हमें समय लगा, पर फिर भी मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, दिल्ली में हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर का वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे, दिल्ली में हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे और दिल्ली में हम गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएंगे ताकि इस सारे वर्ग को हम अपनी
सुविधाएं दे सकें, उनको सेवा दे सकें। अध्यक्ष जी, ये समाज जो है, आधे से ज़्यादा हो गया भाई, इस समाज में जब हम बात करते हैं बुजुर्गों की, महिलाओं की, पुरुषों की, बेटों की, बेटियों की, पर एक वर्ग है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है पशु और पक्षी। ये भी समाज का अभिन्न अंग है। हमें इन पशु पक्षियों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने करुणा भाव से दिल्ली में वेटनरी हॉस्पिटल्स के रेनोवेट करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, वहाँ पे चिकित्सा, पशुओं की देखभाल, आधुनिक उपकरण, सर्जरी, टीकाकरण, इन सब की व्यवस्था करने के लिए 62 करोड़ रुपए का फंड हमने रखा है। सरकार इंसानों की नहीं, जीवों की भी पूरी चिंता करती है। दिल्ली में बहुत से डॉग लवर्स हैं, सभी हैं, हम सब भी हैं, और उन कुत्तों को फीड करने के लिए, उनको प्यार बांटने के लिए हम दिल्ली में डॉग शेल्टर बनाएंगे, जहाँ पे लोग जाकर के सेवाएं दे पाएंगे, उनको भोजन करवा पाएंगे, और कोई बीमार डॉग हुआ तो उसको वहाँ पे वो छोड़ के भी आ सकते हैं। तो दिल्ली में हम गायों के लिए, हम डॉग्स के लिए, हम पक्षियों के लिए, इन सब के लिए भी करुणा भाव से काम करते हुए सुविधाएं देंगे। दिल्ली में बहुत सारी गौशालाएं दिल्ली सरकार के सहयोग से चल रही थी, पर वर्षों से उनका फंड उन्हें दिया ही नहीं गया था। हमारी सरकार आने के बाद ना केवल हमने उनकी पुरानी देय राशि दी है, बल्कि जो लीज वर्षों से उनकी रिन्यू नहीं हुई थी, वो सभी गौशालाओं की लीज भी हमने रिन्यू की है, और इस साल 14 करोड़ रुपए इस हेड में नए रखे हैं, और 10 नई गौशालाएं समाज के सहयोग से बनाने का हमारा काम है, हमारी योजना है। अध्यक्ष जी, सारी बातें हो गई। डॉक्टर पंकज सिंह हमारे मंत्री जी मुझे देख रहे, कह रहे मेरा विभाग रह गया, आया नहीं अभी। आ गया। ट्रांसपोर्टेशन एक ग्रीन, सस्टेनेबल और कंजंशन फ्री परिवहन व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए, हम सब जानते हैं, हम चाहते हैं। और इसके लिए हमने अपने बजट 2026-27 में 8,374 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने परिवहन विभाग को, शानदार काम कर रहे हैं। हर महीने 400-500 बसें बढ़ा करके देते हैं। आज की डेट में हमारी जो ईवी बसों की फ्लीट जो है वो 4300 बसें, देश में सबसे ज़्यादा है अध्यक्ष जी, 4300 बसें हो गई हैं। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है, मार्च 2027 तक हम दिल्ली में 7500 बसें हो जाएंगी, और उसमें से 5800 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, एमिशन फ्री, दिल्ली के पर्यावरण को सूट करने वाली, दिल्ली में प्रदूषण की मार को खत्म करने वाली, कम करने वाली। और 2029 तक हमारी कोशिश है कि 100% फ्लीट जो दिल्ली की है परिवहन बसों की, वो पूरी तरीके से ईवी हो। 12,000 बसें अब दिल्ली को ईवी बसें देने वाले हैं। मेट्रो एक बहुत बड़ा साधन है परिवहन का। पिछली सरकारों ने जितनी मर्जी बातें की हो, कभी मेट्रो को पैसे नहीं देते थे, मेट्रो की झंडी फैलाने आ जाते थे, पर पैसे देने के नाम पे गायब, कोई मतलब नहीं था उनका। पर हमने अपने इस वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में पिछली सरकार के हेड में भी पैसे दिए, लगभग 8,000 करोड़ की देनदारी थी, हमने उसमें से लगभग पिछली सरकार के हिस्से के 2700 करोड़ दिए। अपने हिस्से के जो फेज 4 की मेट्रो का रूट है उसके लिए हमने 3,000 दिए, और वर्तमान बजट 2026-27 के लिए 2885 करोड़ रुपए हमने प्रस्तावित किया है। नमो भारत कॉरिडोर, ये भी एक शानदार दिल्ली के लिए वो सौगात जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिसमें दिल्ली पानीपत, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली एसएनबी, ये सारे रूट पे जबरदस्त डीकंजेशन होगा, जबरदस्त। लाखों लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं, और उसके लिए हमने अपने इस बजट में 568 करोड़ रुपए का फंड रखा है।
बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी पिछली सरकार ने भी बनाई थी, एक छोटी मोटी सी बनाई थी, पैसा नहीं दिया, पैसा हमें आने के बाद दिया। उनको भी पता था रेखा गुप्ता जी आएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी, हमारे नाम का पैसा वही देंगी, तो उन्होंने कभी पैसा नहीं दिया था ईवी में। हमने अभी पिछले हफ्ते 24 करोड़ रुपए 2023 से पेंडिंग ईवी व्हीकल को जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो अब आके दिया है। परंतु अपनी सरकार हम ईवी पॉलिसी जो लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने पहले से ही 200 करोड़ रुपए का फंड रख दिया है, और शानदार योजना के साथ जिसमें परचेज, स्क्रैप प्रोत्साहन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो एमिशन मोबिलिटी, ये सारी चीजों के लिए दिल्ली को गति देने के लिए, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में अपना एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए देश की सबसे बड़ी ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। सबसे बड़ी पॉलिसी अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं, दिल्ली लेकर के आएगी। मैंने पहले ही बताया कि हमारा 21%, सब लोग ईवी ले लो भाई। मैंने पहले ही बताया कि हमारे बजट का लगभग 21% हम ग्रीन बजट के नाते से खर्च करेंगे। दिल्ली में कभी टेस्टिंग सुविधा 6.5 लाख कमर्शियल व्हीकल है, पर उनकी टेस्टिंग वो जा करके दिल्ली से बाहर कराते थे कि नहीं कराते थे पता नहीं। हमने पिछले 1 साल में उस पर बहुत बड़ा काम किया। 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हमने पिछले साल काम शुरू करवाया, और इस साल 5 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बवाना, गाजीपुर, सावदा घेरा, जीटी कनाल रोड, दिचाऊ कला, इन विभिन्न डीटीसी डिपोज में 5 नए एटीएस हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 50 करोड़ रुपए रखा है, 50 करोड़ रुपए का फंड। और दिल्ली में बस डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 320 करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा है। हम दिल्ली को शानदार कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति घर से निकले तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो अपना व्हीकल ना उठाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए। इसके लिए सारे काम दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। ई बाइक, ई ऑटो, ई टैक्सी, भारत टैक्सी, ये सारी चीज़ें जो जीरो एमिशन के साथ में हमेशा दिल्ली के लिए कार्यरत रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार कार्य कर रही है। और दिल्ली का डेवलपमेंट रैंडमली नहीं होना चाहिए। दिल्ली का डेवलपमेंट बड़े प्लान्ड तरीके से, दिल्ली को जाम मुक्त करना है, कंजेशन फ्री करना है। कैसे होगा, कहाँ फ्लाईओवर बनेगा, कहाँ एलिवेटेड रोड बनेगी, कहाँ पूरा जो योजना हमारे मंत्री जी ने सोची कि एक पैरेलल रिंग रोड बनानी है, तो ये सब चीजें केवल सोचने से नहीं होगी। पिछली सरकार में मंत्री जाता था, 4 मंजिल बन गई बिल्डिंग, कहता तो 2 और बना दो, वो कहते सर नक्शा पास नहीं कर, क्या हो गया, क्या सर इसका सेफ्टी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, कर क्या हो गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं। पर हम लोगों ने इस साल 10 करोड़ रुपए रखा है फिजिबल स्टडीज के लिए, साइंटिफिक स्टडीज के लिए, कि दिल्ली को कैसे जाम मुक्त करना है, कंजेशन फ्री करना है, कहाँ फ्लाईओवर, कहाँ रोड, कहाँ एलिवेटेड रोड, पूरी दिल्ली की मैपिंग करके इन सारे कामों को हम करेंगे। ये हमारा उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ करने वाले प्रयास हैं। अध्यक्ष जी, एक बात जरूर जो मैं कहूँगी, जो हमने सीखा केंद्र से, हमारे नेताओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमेशा गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने की, ईमानदारी की, ट्रांसपेरेंसी की, जवाबदेही की, सेवा की बात उन्होंने कही, और उन्हीं के उसी मूल मंत्र के साथ दिल्ली लगातार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने दिल्ली में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता है। और इस पूरे विभाग के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने 4,304 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन रखा है, 4,304 करोड़ का। दिल्ली में हमने 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए और एमसीडी और दिल्ली के जिलों को टर्मिनेट किया। अब उन 13 जिलों के मिनी सचिवालय बनाने हैं, जो जन संवाद के सीधा केंद्र होंगे। एक जो दक्षिणी पश्चिम जिले
का मिनी सचिवालय है, उसकी योजना पूरी कर ली गई है। उसके हेड में इस साल हमने 213 करोड़ रुपए का फंड रखा है और 2026-27 में बाकी के 12 मिनी सचिवालय बनाने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए का और फंड रखा है। 13 के 13 नए मिनी सचिवालय बनेंगे जहां लोग जाएंगे, अपने काम करवाएंगे। एक ही छत के अंतर्गत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज वहां पे लोगों को मिलेंगे। अध्यक्ष जी, मोदी जी कहते हैं अच्छा शासन जो है जन आंदोलन बनना चाहिए और इसीलिए दिल्ली में जितने लैंड रिकॉर्ड है उन सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए, उनको एक यूनिक आईडी देने के लिए दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और दिल्ली आगे बढ़े। हम दिल्ली में जैसे केंद्र में नीति आयोग काम करता है उसी तर्ज पे दिल्ली में दिति आयोग, दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक फॉर इनोवेशन, ये दिति आयोग बनाएंगे जो दिल्ली के लिए पूरा इनोवेटिव प्लानिंग करेगा, काम करेगा, दिल्ली को नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमारे आने से पहले डीएम के पास कोई पावर नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था कि वो अपनी मर्जी से कहीं 10 रुपए भी खर्च ले। एरिया में कोई काम आए तो किसी काम में वो कुछ भी खर्चा बोल दे। हमने आने के बाद डीएम्स की पावर बढ़ाई और इस साल हम डीएम को जिला स्तर पे विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 59 करोड़ रुपए का बजट इस साल हम प्रस्तावित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमने सीएम जन सुनवाई पोर्टल तैयार किया है ताकि जनता तुरंत, हम फिजिकल भी मिलते हैं, हमारे पोर्टल पे भी समस्या केवल घूमती ना रहे, समस्या को समाधान मिलना चाहिए। हमने दिल्ली की कितनी एसेट है उसका दिल्ली एसेट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया। अरे सरकार को पता तो हो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, पता ही नहीं है। लोग कब्जा कर रहे हैं जमीनों पे, लोगों की मिली भगत है, नेताओं की मिली भगत थी। अभी वो बैठे नहीं है सामने, इनके सामने बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग तो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर करके बैठे हैं। किसी ने घर बना लिया, किसी ने दफ्तर बना लिया। दिल्ली सरकार की एक भी संपत्ति किसी से कब्जा नहीं होने देंगे। हमने पूरा एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। अब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, उनकी प्रगति को देखने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल बनाया गया है। 5 करोड़ का फंड हमने उसमें भी रखा है। एक एक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट पता चलता है, किस स्तर पे है, क्या काम है, क्योंकि जितनी बातें कही है वो समयबद्ध तरीके से पूरी होनी भी बहुत ज़रूरी है। हमने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है ताकि पूरा वित्तीय संचालन जो है सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से हो। और हमारी सरकार ने पूरी ई फाइलिंग के माध्यम से दिल्ली में पारदर्शी और जवाबदेह शासन क्रिएट किया है। एक अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ। दिल्ली में जो सब रजिस्ट्रार स्तर पे जो पंजीकरण होता है, प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री होती है या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। वर्षों का ये सिस्टम बना हुआ है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। उस सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, जहां मानव जो दिल्ली का नागरिक है वो जाए तो बहुत सुविधाजनक तरीके से, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी को पैसा दिए हुए उसका काम होना चाहिए। और इसके लिए हम केंद्र का जो पासपोर्ट ऑफिस वाली तर्ज पे दिल्ली के सारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कार्रवाई करेंगे, जो कि पूरी तरीके से मॉडर्न होगी, पेपरलेस होगी और फेसलेस होगी। ये सारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। दिल्ली में नई व्यवस्था खड़ी करी जाएगी जो पूरी तरीके से ईमानदारी, जवाबदेही और बहुत ही मॉडर्न तकनीक के साथ लाई जाएगी। अध्यक्ष जी, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश पे संकट के बादल थे। हमें भी, दिल्ली को भी डर था कि भी कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसी हमारे राज्य पे विपत्ति ना आए। तो हमने पूछा अधिकारियों से, सीएस साहब बैठे, मैंने कहा भाई कोई हमारा भी डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, कोई इंटीग्रेटेड वो होगा कॉम्प्लेक्स। हैरानी की बात है, सालों से कभी किसी सरकार ने इस चीज़ की चिंता नहीं की कि दिल्ली में कोई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हो,
कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई बिल्डिंग हो जहां सारी की सारी दिल्ली इंटीग्रेटेड रूप में दिखाई दे सके, जहां फैसले हो सके, कुछ नहीं है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा DDMA के माध्यम से स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा और उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल रखा है। जगह भी तय कर दिया भैया, 5 श्यामनाथ मार्ग जगह भी तय कर दी है, वहीं बनाएंगे। दिल्ली डिजास्टर, दिल्ली का इंटीग्रेटेड जो दिल्ली लेवल पे स्टेट लेवल पे बनेगा, ये वहीं बनेगा। मैं साथ ही में एक सुलभ, कुशल और उत्कृष्ट न्यायपालिका प्रदान करने की दिशा में भी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। न्यायालयों की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और उसको महत्वपूर्ण उसमें काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हमने शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी, राउंड एवेन्यू, इनमें अतिरिक्त न्यायालय कक्ष और परिसर स्थापित करना, रोहिणी में एक नई फैमिली कोर्ट की स्थापना करना, और इन सब के लिए हमने 230 करोड़ रुपए का फंड हमने इस साल रखा है। अध्यक्ष जी, FIR होती है, आगे की कार्यवाही रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कि फॉरेंसिक की रिपोर्टें नहीं आ पाती। हमने इसको प्रायोरिटी पे लिया ताकि सारी कंप्लेंट्स का, सारी FIR का, सारे केसेस का निपटान जल्द हो। हमने पिछले साल 6 फॉरेंसिक वैनों को शुरू करी और इस साल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोलने के लिए हमने फंड का प्रोविज़न किया है ताकि दिल्ली में जितने भी केसेस है उसकी तुरंत फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो रिपोर्ट उनको मिले और कोई भी एक भी रिपोर्ट पेंडिंग ना रहे। इसके लिए इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम चल रहा है। अध्यक्ष जी, एक हाई सिक्योरिटी जेल नरेला में हमने केंद्र सरकार की मदद से बनाने के काम की शुरुआत कर चुके हैं, जिसे इस साल में आगे बढ़ाया जाएगा। अब एक विभाग आदरणीय सिरसा जी का, सिरसा जी कह रहे हैं भाई इंडस्ट्री का नंबर, बिना इंडस्ट्री के क्या है? इंडस्ट्री किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन ड्रिवन और ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी तभी हो सकती है जब वहाँ की इंडस्ट्रीज़ बेहतर हो। और सालों से हमारी दिल्ली के इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ किया ही नहीं गया, एक सर्विस स्टेट मान करके ही सारी चीज़ें चल रही थी। जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए ऐसे कैसे पड़े हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई सड़क नहीं, नाली नहीं, कुछ भी नहीं था। परंतु हमारी सरकार ने आने के बाद इन सब पे काम करना शुरू किया है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कॉम्पिटिटिवनेस और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएं, उसके लिए सरकार ने 48 करोड़ रुपए का फंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रखा है। इंडस्ट्रियल एरिया को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न फैसिलिटीज़ और प्रोडक्टिविटी के लिए जो जो भी सुविधाएं चाहिए, सड़क, ड्रेनेज, आपकी फैसिलिटीज़, उन सब के लिए इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिल्ली सरकार बेहतर काम करेगी। और वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए भी हम एक नई वेयर हाउस पॉलिसी लेके आएंगे, उसका प्रोविज़न हमने 10 करोड़ रुपए इस साल रखा है नई वेयर हाउस पॉलिसी के लिए। एफिशिएंट और मॉडर्न लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए महोदय, MSMEs दिल्ली की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। दिल्ली को मजबूती देने के लिए हमने MSMEs के स्किल डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए काम शुरू किया है। और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में पहली बार रैम्प, रेजिंग एंड एक्सक्लरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इस स्कीम को हमने दिल्ली में लागू किया है ताकि हमारे जो MSME सेक्टर के लोग हैं उनको स्किलिंग की जाए, उनको अच्छी बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। और 32,000 MSMEs को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। 15,000 बिजनेसेस को जैम पोर्टल से जोड़ा जाएगा और ONDC जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इन सभी लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रीज़ को जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें नेशनल और ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड की जा सके। हम अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
दिल्ली में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ये सब करना चाहते हैं। और इसी के लिए हम दिल्ली में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं, ताकि दिल्ली में भी एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज यहाँ पर आके काम कर सके। दिल्ली में हम अपने लिए एक दिल्ली ड्रोन पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि दिल्ली में युवा बड़े उत्साहित हैं, उनके पास टैलेंट है, और नई एडवांस टेक्नोलॉजीज, रिसर्च और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम दिल्ली में नई सेक्टर में घुस करके काम करना चाहते हैं। दिल्ली बनाएगी भी, दिल्ली आगे बढ़ेगी भी। ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के काम 160 करोड़ की लागत से, जो मैंने पहले भी बताया कि हम कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग दोनों तरह के क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम इंडस्ट्रीज में करेंगे। 160 करोड़ रुपए सरकार इस साल देगी। अध्यक्ष जी, विरासत और आधुनिकता का संगम, हमारा टूरिज्म विभाग शानदार काम किया पिछले 1 साल में, और इसीलिए हमने अपने इस विभाग का बजट बढ़ा के 121 करोड़ से 412 करोड़ रुपए कर दिया, और अलग से आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज का 173 करोड़ रुपए कर दिया। दिल्ली की ब्रांडिंग, दिल्ली की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, इन सब के लिए सरकार काम करेगी। दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है 25 मार्च से, आप सब आमंत्रित है, जरूर आइएगा। और दिल्ली को ग्लोबली कल्चरल मैप पे दिखाई देना चाहिए। दिल्ली की एक ऐसी इमेज जो हमारी विकास और विरासत से जुड़ी हुई है, उसको दिखाई देनी चाहिए। केवल मॉन्यूमेंट देखने के लिए लोग यहाँ ना आए, दिल्ली में एक्सपीरियंस उनका ऐसा होना चाहिए जो क्लीनिनेस से, उनको यहाँ की सुंदरता से, यहाँ की ग्रीनरी से, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से, हर चीज़ को देखने में उनको आनंद आना चाहिए। हमने दिल्ली को साफ सुथरी और बेहतर दिल्ली करने के लिए टूरिज्म माध्यम से एक नया काम पुराना है, दिक्कत पुरानी है, पर एक नए स्वरूप में इस काम को करने की सोचा है। पूरी दिल्ली में 1000 मॉडर्न टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे टूरिज्म विभाग। टॉयलेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में। कोई व्यक्ति बाहर से आए या लोकल हो, वो एक समस्या घर से निकलने के बाद जो कहता है भाई टॉयलेट ब्लॉक बहुत खराब है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सफाई, सब चीज़ें परेशान रहते हैं लोग, विशेष रूप महिलाएं दुखी रहती है कि भाई बाहर जा रहे हैं तो टॉयलेट कहाँ जाए। हम दिल्ली में 1000 नए टॉयलेट ब्लॉक बनाएंगे, और वो ऐसे होंगे जिसकी मेंटेनेंस पूरी तरीके से सरकार के खर्चे पे होगी। कोई उसमें एडवर्टीजमेंट, ये वो अलग अलग तरह का कॉम्पनसेशन कुछ नहीं, सीधा सीधा पैसे देके आपका टॉयलेट ब्लॉक साफ सुथरा मैनेज रहे, साफ सुथरा रहे, मेंटेन्ड रहे, 24 घंटे खुला हो। जब जाते हैं लोग देखते हैं टॉयलेट ब्लॉक बंद है, नहीं। दिल्ली में शौचालयों को बेहतर करना, इस बार हमने टूरिज्म को अलग से इस काम को सौंपा है। दूसरी चीज़, दिल्ली की जितनी एंट्रीज हैं, जितने एंट्री गेट हैं, उन सब के ब्यूटिफिकेशन का काम हम टूरिज्म के माध्यम से दिल्ली में करने वाले हैं। वो 13 एंट्री गेट, उनको शानदार वेलकम गेट के रूप में बनाया जाएगा। दिल्ली जो इंस्पिरेशन है कवियों की, लेखकों की, कलाकारों की, और हम देखते हैं इस दिल्ली शहर में सबके सदन है, सब राज्यों के सदन यहाँ है, एक दिल्ली का ही सदन नहीं है, एक दिल्ली का ही सदन नहीं है। इस बार हम दिल्ली का सदन बनाएंगे भाई, और उसके लिए हमने अलग से टूरिज्म विभाग को बजट दे दिया है। ये बढ़िया सा एक दिल्ली राज्य का अपना गेस्ट हाउस, एक सदन बनेगा जहाँ बाहर के अतिथि आकर रुकेंगे। एक बड़ा पुराना इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना है, पर अब उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है। हम इस इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करेंगे, इसको एम्पावर करेंगे, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक बहुत ही रिनॉल्ड इस इंस्टीट्यूशन को बना करके दिल्ली में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, जो काम हमारा टूरिज्म विभाग इसको लेके करेगा। दिल्ली में कॉन्सर्ट इकोनॉमी डेवलप करनी है। इस दिशा में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली की एक नई फिल्म पॉलिसी
ताकि बाहर से लोग दिल्ली में शूटिंग के लिए, अपने प्रोग्राम करने के लिए, अपने कॉन्सर्ट करने के लिए प्रेरित हों। और दिल्ली उन सब विधाओं के लिए पॉलिसी बनाएगी ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, कल्चरल एक्सप्रेशन भी हो। ये सारी चीज़ें दिल्ली में जो आज तक नहीं हुई, उन सब के लिए दिल्ली सरकार काम करेगी। एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, जो एक बिल्डिंग जिसका नाम टाउन हॉल है, जिससे हम में से बहुत सारे लोगों का मन जुड़ा हुआ है, वर्षों से खंडर पड़ा हुआ है, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा। हमने केंद्र सरकार से बात करी है, केंद्र सरकार के सहयोग से हम दिल्ली के टाउन हॉल को एक बहुत ही ग्लोबल हेरिटेज सेंटर बनाएंगे, जो सांस्कृतिक का केंद्र होगा, जो दिल्ली के हुनर को, दिल्ली के हार्ट को, दिल्ली की आर्ट को और दिल्ली के स्वाद को, हर चीज़ का एक एग्जाम्पल बनता हुआ हम दिल्ली में टाउन हॉल को डेवलप करेंगे और एक बहुत ही रिच कल्चरल एक्सपीरियंस वहाँ पे लोगों को मिले, इसके लिए काम करेंगे। एक और सेक्टर है AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक इंडस्ट्री। बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसका जिक्र किया। देश की राजधानी है दिल्ली। हमारे युवाओं को हम इस नई दिशा में काम करने का मौका देंगे। इस एमर्जिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। हमारे जो युवा हैं वो क्रिएटर हैं, वो बहुत सारे युवा जो हैं अपने आप में उनके अंदर बहुत टैलेंट है। उन सबको दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए हम सपोर्ट करेंगे ताकि वो इस क्रिएटिव इकोनॉमी में, गेमिंग इंडस्ट्री में और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में अपना फ्यूचर बना सकें, अपना कैरियर बना सकें। अध्यक्ष जी, लगभग मैं समापन की ओर हूँ। मैंने हर विभाग की बात करी, पर मैं फिर से उस बात पे आती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया। दिल्ली के इस बजट को हमने ग्रीन बजट कहा है, और ग्रीन बजट केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। दिल्ली में पर्यावरण, दिल्ली के वन क्षेत्र, जो पिछली बार इसका बजट 505 करोड़ था, पर विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, हमारे विभाग को हमने इस बार 505 करोड़ से बढ़ा के 822 करोड़ रुपए का बजट दिया। नए फॉरेस्ट एरिया डेवलप करेंगे, इंडिजीनियस प्लांट्स लगाएंगे। हमने अगले 4 साल के अंदर 35 लाख बड़े पेड़ जो कि भारतीय ब्रीड के हैं, पीपल, आम, नीम, ऐसे ऐसे पेड़ जो सच में ऑक्सीजन गिवर हैं, हम 130 करोड़ रुपए का फंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, 44 करोड़ रुपए का फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, और दिल्ली के पार्क और गार्डन सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो बजट है वो दिल्ली के साथ कमिटमेंट है। ये दिल्ली का एनवायरनमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम गवर्नेंस के माध्यम से लगातार इस पे काम करेंगे। ग्रीन बजट को सुनिश्चित करते हुए हमने जितनी भी पॉलिसी बनाई उसमें हमने जनता को इन्वॉल्व किया, इन डिसीजंस पे हर एक की सहमति ली, और उस दिशा में काम करने के लिए पूरा एक साइंटिफिक रोड मैप बनाया है। हमने इस बार पॉल्यूशन कंट्रोल और इमरजेंसी मेजर्स करने के लिए अलग से 300 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हमने दिल्ली नगर निगम को भी 2300 करोड़ रुपए की फंडिंग दिल्ली में MRS मशीनें, दिल्ली में लिटर पिकर लेने के लिए अलग से दिए हैं। हमने दिल्ली में मॉनिटरिंग सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए, वॉर रूम बनाने के लिए, रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए 2 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने वर्ल्ड बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशन पॉल्यूशन पे हमें मिल पाए, बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम हम डेवलप कर पाएँ, और दिल्ली धीरे धीरे इस प्रदूषण की मार से बच पाए। हम कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना चाहते दिल्ली को, हम हरियाली का आंगन बनाना चाहते हैं दिल्ली को, और दिल्ली में अर्बन फॉरेस्ट, पार्क, ग्रीन स्पेसिस के माध्यम से दिल्ली को फिर से ग्रीन दिल्ली बनाने की हमारी कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है अध्यक्ष जी। और हम जानते हैं
कि प्रकृति ही प्रगति की साथी है और प्रगति के लिए प्रकृति को साथ में लेके चलना ही होगा। कूड़े के पहाड़ों की बात बार बार आती है। हमने जो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट डिस्पोजल का, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं हम। 7,000 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी वेस्ट डिस्पोजल की दिल्ली की है, उसको हम बढ़ा के 15,000 मीट्रिक टन पे ले जाने के लिए नरेला, ओखला, गाजीपुर, तेखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का विस्तार करेंगे। हमने लीगेसी वेस्ट को ख़त्म करने के लिए लगातार लैंडफिल साइटों पे काम किया है और दिल्ली में जो काऊ डंग है, जो गोबर है, इसको वेस्ट टू वेल्थ के तरीके से यूज़ करने के लिए हम नए बायोगैस प्लांट लगाएंगे। लगभग रोजाना 1500 टन गोबर दिल्ली में होता है जो नालों के माध्यम से बह के यमुना जी में जाता है, यमुना को भी दूषित करता है, नालों की भी ब्लॉकेज होती है। परंतु अब दिल्ली में जितना भी ये काऊ डंग जो जनरेट हो रहा है, इसके लिए हम नए बायोगैस प्लांट बनाएंगे ताकि उससे गैस बनाई जा सके, जो हमारी दिल्ली को एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के रूप में काम आएगा और इस पे हम काम करेंगे। और जब हम ईवी व्हीकल की बात करते हैं तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे ईवी व्हीकल बढ़ेंगे वैसे वैसे ई वेस्ट भी बढ़ेगा। तो दिल्ली में अभी से हम ई वेस्ट की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्लांट बनाया जाएगा और उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। इन सब को देखते हुए दिल्ली में कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन स्कीम को भी हम आगे लेकर के जा रहे हैं। एक निर्णायक मोड़ पे दिल्ली खड़ी है अध्यक्ष जी। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि हमने क्या क्या किया। हम उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। हम इतना कह सकते हैं कि इस बजट की हर पंक्ति सरकार की सोच तो है ही, पर दिल्ली के जन जन की आकांक्षाओं की गूंज भी हमारे इस बजट में शामिल है और यह एक सामूहिक साधना है, ये साझा संकल्प है और इस संकल्प का परिणाम यही होगा कि हम लोग मिल करके दिल्ली के लिए काम करें। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ दिल्ली के करदाताओं का, जिनके परिश्रम की कमाई इस विकास की यात्रा की धुरी है। उन सभी नागरिकों का जिनके सुझावों से, जिनकी अपेक्षाओं से और विश्वास से हमने दिशा दी है इस बजट को। उन हजारों लोगों का जो कि लगातार अपने परामर्श से इस जन आंदोलन की प्रक्रिया में शामिल हुए। मैं अपने सभी अधिकारियों का, इन समर्पित अधिकारियों का, कर्मठ कर्मचारियों का, नीति निर्माताओं का और अपने सभी साथी मंत्रियों का, अपने सभी विधायकों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके विजन के साथ, जो हमारे इस विजन के साथ लगातार काम कर रहे हैं और अपने काम को जन विश्वास के साथ जोड़ रहे हैं। दिल्ली की प्रगति को गति देने के लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूं, जो लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, दिल्ली सरकार को सपोर्ट भी करते हैं और केंद्र की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और हमारे दिल्ली के माननीय एलजी महोदय जी का, जिनका निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारी इस सरकार के लिए हमेशा लाभदायक रहा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना के साथ मैं दिल्ली के इस वित्त वर्ष 2026-27 को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करती हूँ और आखिरी में 2 लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करूँगी कि दिल्ली की राहों में फिर से उजाला छाने लगा है, कि दिल्ली की राहों में फिर से उजाला छाने लगा है। मेहनत का हर दीप अब जगमगाने लगा है, मेहनत का हर दीप अब जगमगाने लगा है। नई उम्मीदों के संग कदम बढ़ाए हैं,
नई उम्मीदों के संग कदम बढ़ाए हैं, हर अधूरे सपने को फिर से हमने सजाए हैं, फिर से हमने सजाए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।